जी, तो इसके मतलब क्या हुआ कि एचटीटीपी का जो लोकल मॉड्यूल था वो था तो आपकी एपीआई बनाने के लिए, लेकिन लेकिन उसको संभालना कॉम्प्लेक्स हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि आप स्विच स्टेटमेंट में लगा लगा कर केसेस बनाते रहें और वहां से रिस्पॉन्स को हैंडल करें। जब आपका डाटा बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप किस तरह इन चीज़ों को एक स्विच से मैनेज करेंगे या इफ एल्स से मैनेज करेंगे? काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए फिर क्या हुआ? फिर एक सॉल्यूशन आया। सॉल्यूशन ये था कि नोड जेएस क्या है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट है और है भी, बैकएंड का काम हम सारा नोड जेएस में ले रहे होते हैं। तो इसी के ऊपर एक बैकएंड का फ्रेमवर्क आया, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस जेएस, जो कि नोड जेएस के लिए बना। एक्सप्रेस जेएस क्या है? बैकएंड का एक फ्रेमवर्क है जो नोड जेएस के लिए बना है, और उसका काम क्या है? उसका काम है एपीआईज बनाना। तो हम एक्सप्रेस जेएस को यूज करेंगे, एचटीटीपी के मॉड्यूल को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अब आप आ जाएं उसकी तरफ। हम कोड करते हैं, ठीक है, एक फोल्डर बनाते हैं और एक्सप्रेस जेएस को देखते हैं कि इस पर किस तरह काम किया जाता है। तो टेस्ट एक्सप्रेस लिख देता हूँ, वीएस कोड ओपन करते हैं और एक्सप्रेस जेएस पर आ जाते हैं। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक बनानी है। वैसे तो कोडिंग के लिए हमें फाइल चाहिए, लेकिन फाइल से पहले हम अपने पैकेज डॉट जेसन को बना लेते हैं। तो पैकेज डॉट जेसन को बनाने के लिए क्या कमांड होती है? npm init -y। तो इससे एक पैकेज डॉट जेसन बना दिया, और अभी मेरे पास जाहिर है कोई पैकेज, एक भी पैकेज नहीं है। आप देख पा रहे हैं ना, एक भी पैकेज नहीं है यहाँ पर। पैकेज की कोई हेडिंग भी नहीं लगी हुई। सर एक सर मिनट। एक मिनट। अच्छा, ये पैकेज डॉट जेसन जो है, इसका काम है हमारे सारे पैकेजेस को संभाल कर रखना, लेकिन अभी मेरे पास पैकेज है नहीं। ठीक है, और पता कैसे चलेगा वो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। अब पहला काम मेरा ये है कि मैं क्या करूं, एक फाइल बना लूं। अच्छा, मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसमें कोडिंग करूंगा। तो इसका नाम मैं रखता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस, जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, सिंपल इंडेक्स डॉट जेएस वाली। अच्छा, लिखते टाइम देखिए, दो चीजों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जब आप कोड को लिखते हैं, उसको हम कहते हैं कि डेवलपमेंट मोड पर हूं मैं, मतलब मैं डेवलप कर रहा हूँ या मैं कोड लिख रहा हूँ। और एक होता है कि मैं कोड को डेवलपमेंट मोड में नहीं हूँ, नॉट इन डेवलपमेंट मोड। ठीक है, तो ये है कोड लिखने वाला मोड। और कोड लिखते टाइम मुझे कुछ पैकेजेस डाउनलोड करनी पड़ती हैं। क्यों? ताकि देखिए, मुझे मैं हर एक चीज के मेथड याद नहीं रख सकता ना। मतलब फंक्शन, कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, मेथड होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक भी कर सकता हूँ, बहुत कई दफ़ा स्पेलिंग मिस्टेक गॉट इट। होता है। तो क्या है कि डेवलपमेंट मोड पर हमें कुछ पैकेजेस मिल जाते हैं जो कि सिर्फ मेरे कोड लिखते टाइम मेरी हेल्प करेंगे। जब मैं ठीक। अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लूंगा, तो फिर क्या होगा? फिर उन पैकेजेस को मैं लेकर अपने किसी भी सर्वर पर होस्ट नहीं करूंगा, उनके बिना, उन पैकेजेस के बिना होस्ट करूंगा। ये वो वाले पैकेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, जो कोड लिखते टाइम मेरी हेल्प करेगी। उसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट मोड वाले पैकेजेस। एक तो पैकेज होता है और एक होता है डेवलपमेंट मोड वाले पैकेज। ये डेवलपमेंट मोड पैकेज कौन सा पैकेज है? जो कोड लिखते टाइम सिर्फ मेरी हेल्प करे और बाद में मैं मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो ये पहले तो हम एक डेवलपमेंट मोड वाला पैकेज डाउनलोड कर लेते हैं, और पैकेज और जेसन जो है यहाँ पर, इसको मैं ओपन करके रखता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ ताकि हमें कुछ चेंजेस अगर आए ना तो हमें दिख जाए यहाँ पर। ठीक है, क्लियर करते हैं इसे। और एक डेवलपमेंट मोड वाला पैकेज क्या होता है? जो मुझे टाइप्स, मतलब जब मैं लिखूँ ना तो मुझे टाइप्स मेंशन कर दे, वरना फिर
मैं सोचता ही रहूंगा कि क्या इसकी स्पेलिंग क्या थी। npm इंस्टॉल टाइप्स, टाइप्स फॉरवर्ड स्लैश नोड। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास टाइप वाला पैकेज आ गया। क्या ये पैकेज पैकेट और जेसन में आया? बिल्कुल आया। तो ये जो है, ये डिपेंडेंसी कौन सी डिपेंडेंसी आई है? डेवलपमेंट मोड वाली डिपेंडेंसी है या सिंपल डिपेंडेंसी है? सर डेवलपमेंट वाली। डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट वाली नहीं की मैंने, गलती हो गई मुझसे। कैसे पता चला? डेवलपमेंट वाली जो होती है वो उसमें लिखा होता है डेव डिपेंडेंसी, और ये कौन सी हो गई मुझसे? ये मेन डिपेंडेंसी डाउनलोड हो गई। फर्क नहीं पड़ता, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। चले इसको, हो गई ना, पैकेज में डाउनलोड हो गया ये, होने दें इसको। तो हमें पता कैसे चला कि डिपेंडेंसी होती है? पहले ये वाली लाइन नहीं आ रही थी, लाइन नंबर 12 से लेकर 14 तक। अब जो है वो ये हमें दिखा रहे कि डिपेंडेंसी का एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक डिपेंडेंसी आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है। अब ये क्या डिपेंडेंसी जो है ये रखता कहाँ पर है? ये लाकर रखता है नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में। नोड मॉड्यूल के फोल्डर में लाकर रखता है। मतलब यहाँ पर तो सिर्फ इसका नाम लिखा हुआ है कि आपके पास ये डिपेंडेंसी है, निशानी के तौर पर। और वो डिपेंडेंसी एक्चुअल में कहाँ पर है? वो नोड मॉड्यूल के अंदर है। तो हमने क्या किया, हमने अब तक ये समझा है कि एक पैकेट डॉट जेसन बनाना था। पैकेट डॉट जेसन मेरे डिपेंडेंसीज का रिकॉर्ड रखता है। और उस वक्त जब हमने स्टार्टिंग में बनाया पैकेट डॉट जेसन, तो हमें कोई डिपेंडेंसी ना होने की वजह से ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आया। फिर मैंने एक जो है वो टाइपिंग वाला, जो टाइपिंग करते टाइम मुझे सजेशंस देता है, हिंट देता है, तो वो वाला एक पैकेज मैंने क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल किया तो यहाँ पर ये डिपेंडेंसी और ये भी दिखा रहा है मुझे कि आपके पास ये पैकेज आ चुका है। चलें ठीक है। तो ये आता कहाँ पर है? नोड मॉड्यूल में आता है। तो हमें चारों फोल्डर समझ आ गए। नोड मॉड्यूल, इंडेक्स डॉट जेसन मेरी कोड लिखने वाली फाइल है, पैकेज डॉट जेसन, ये पैकेज लॉग जेसन क्या है ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पैकेज लॉग जेसन क्या है। लेकिन ये जो काम पैकेज जेसन का है उसी सिमिलर काम इसका भी, पैकेज लॉग जेसन का। तो वापस आ जाते हैं कोड में। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, अब मुझे ना एक्सप्रेस से एपीआई लिखनी है। तो जाहिर है एक्सप्रेस जो है वो एक पैकेज है। पैकेज होता क्या है? पहले हम पैकेज को समझ लेते हैं कि पैकेज क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, पैकेज क्या होता है। देखें आप ना, सर सेम ही है। एक ही बात है, हाँ। आप जो है कोड लिखते हैं, जैसे कि मैंने कोड लिखा, कोड, और मैंने बहुत सारा कोड लिखा। और फिर मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारा कोड लिखा। तो ये कोड समझें कि ये 100 लाइनों का कोड है। अब इसमें लॉजिक बीच बीच में ना, मैंने मल्टीपल लॉजिक्स लगाई थी। ये कोड मिटाकर यहाँ मैं कर देता हूँ ये लॉजिक है मेरी। ठीक है, ये लॉजिक मैं जब कोड लिख रहा था तो उस वक्त मैंने लगा दी ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। मल्टीपल टाइम्स में मैंने लॉजिक बीच बीच में डाले हुए हैं कोड लिखते टाइम। तो मैंने कोड भी लिखा है, उसके बीच में लॉजिक्स भी हैं। बड़ा दिमाग लगाया था मैंने ये कोड लिखते हुए, 100 लाइनों का कोड था, बड़े लॉजिक को सोचा बनाया। चैट जीपीटी से नहीं करवाया था, खुद से किया, बहुत दिमाग लगा, पैनाडॉल खाया। तो ये मैंने एक दफा कर दिया। अब मैंने अपने इस पैकेज को लिख दिया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम इस पैकेज को यूज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेव करके रख लूंगा। अब मैं एक नया प्रोग्राम लिख रहा हूँ, और उस नए प्रोग्राम में मुझे इस कोड की जरूरत पड़ गई। तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या बेहतर होगा कि मैं ये पूरा कोड दोबारा से लिखूं, या बना बनाया कोड है सिर्फ मंगवा के आगे का काम करूं, इसे मंगवा लूं और आगे का काम करूं। सर ये क्लास का कौन सा कॉन्सेप्ट है?
सिमिलर टू दैट, लेकिन ओके। अभी अभी फिलहाल कोड ही है ये। मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें, फोर लूप भी है इसमें, इफ कंडीशन भी लगाई है इसमें, बहुत सारी चीज़ें करके मैंने ये कोड तैयार किया है। तो ये जो कोड है, अब आप मैं नया काम कर रहा हूँ, उस नए काम में मुझे अगेन इस कोड की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप बताएं कि शुरू से लिखूं इस कोड को, या लिखा हुआ कोड है सिंपल मंगवा लूं। इंपोर्ट जी कर सर, लेंगे सर, इसी को ही इंपोर्ट रीयूज कर कर। लेंगे। मंगवाएंगे सर। लिखा मंगवा हुआ लेता हूँ कोड और इसको। टाइम बचाता हूँ, आगे का काम शुरू करता हूँ, है ना? ये तो बेवकूफ़ी है कि दोबारा से मैं लिखूं। अब ये होता कैसे? ये ऐसे होता है कि मैं कोड थोड़ा कम कर देता हूँ। देखें, होता ये ऐसे है कि आप अपने कोड को लिखते हैं, और ये आपकी वो वाली फाइल है जिसमें आप न्यू प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो आपका जो ये लिखा हुआ कोड है उसको आप एज अ पैकेज एक वेबसाइट के ऊपर रख देते हैं। उसका काम क्या है? वो आपके उस लिखे हुए प्रोग्राम को अपने ऊपर अपने डेटाबेस में सेव कर ले, अपने ऊपर अपलोड करके रख ले, और यहाँ से आप अपने न्यू प्रोग्राम से इसको मंगवा भी सकते हैं। ये कितना आसान हो गया! ये कितना आसान हो गया कि किसी ने कोड लिखा, और वो कोड मेरे काम का कोड है, मैं दोबारा ना लिखकर क्या करूं, उसके पैकेज को यूज कर लूं और आगे से काम करना शुरू करूं। एक्सप्रेस जेएसबी, ये जो बैकएंड है आपके नोड जेएस का, जो बैकएंड है, बैकएंड का फ्रेमवर्क है बेसिकली है। बैकएंड का फ्रेमवर्क है, बोलने में गलती नहीं होनी चाहिए। एक्सप्रेस जेएस बैकएंड का फ्रेमवर्क है जो कि नोड जेएस के लिए है। तो इसका कोड लिखा किसी ने और उसको उठा के एनपीएम पर रखा हुआ है, हम मंगवा कर अभी इंस्टॉल करेंगे और उससे काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मैं सर आपको एक ये चीज बताता हूँ। देखिए, आपने सवाल क्या पूछा है कि ये जो एनपीएम के ऊपर हम रखते हैं अपने लिखे हुए कोड को, तो ये कोई भी यूज कर पाता है, या ये जो है इसके लिए कोई परमिशन चाहिए? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब अपने किसी पैकेज को लिख रहे होते हैं तो उसमें लाइसेंस का बड़ा अहम रोल है। अब ये जो लाइसेंस है ये आईएससी लाइसेंस है। ठीक है, आप जब इसे एमआईटी लाइसेंस करेंगे तो एमआईटी लाइसेंस होता है पब्लिक लाइसेंस, और ये पब्लिक लाइसेंस आपने पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल कर दिया। आपने पब्लिकली सबके लिए सबको इजाजत दी है कि ये पैकेज यूज कर सके वो। अगर आपने इसको आईएससी लाइसेंस के ऊपर रखा और आपने एनपीएम पर अपलोड कर दिया, और उस एनपीएम को आपने पब्लिक रखा है, तो मतलब आपने क्या किया, इजाजत नहीं दी है। हालांकि आपका पैकेज पब्लिक है, लेकिन आपने सही तरीके से इजाजत नहीं दी। क्यों? क्योंकि आपने एमआईटी लाइसेंस पर उसको नहीं किया ना। देखिए, सर्जिया की भी बहुत सारी रिपॉजिटरीज हैं, उसमें वो मेंशन करते हैं, और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि वो मेंशन ये करते हैं कि एमआईटी लाइसेंस जो है वो है इसका मतलब आप उनके रिपॉजिटरी को ना पब्लिकली, कोई हर किसी के लिए अवेलेबल हो गई वो। आप उनके रिपॉजिटरी पर जाएं, पढ़ें। आप ज़रूरी नहीं है कि आप उनके स्टूडेंट हों, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एमआईटी लाइसेंस दिया और पब्लिकली जो है वो अवेलेबल कर दिया अपने रिपॉजिटरी। तो लाइसेंस का बड़ा चक्कर होता है, लेकिन लाइसेंस तो एक अलग है। जब आप एनपीएम के ऊपर कुछ रखते हैं ना, तो उस वक्त भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इसको पब्लिकली अवेलेबल करते हैं या आप इसको प्राइवेट रखते हैं। प्राइवेट रखेंगे तो किसी को पैकेज आपका नजर ही नहीं आएगा, और पब्लिक करेंगे तो वो पैकेजेस नजर आने लग जाएंगे। तो ये इन दोनों में फ़र्क है बिल्कुल। ये किसके सिमिलर है? गिटहब के सिमिलर है। आपने एक रिपॉजिटरी बनाई, गिटहब में एक रिपॉजिटरी बनाई, उसको प्राइवेट कर दिया, तो कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन आपने अगर उस गिटहब के रिपॉजिटरी को पब्लिक कर दिया, तो फिर क्या होता है, कोई भी आपके कोड को डाउनलोड कर सकता है और चला भी सकता है। तो ये है एनपीएम का। मेरा ख्याल है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें समझ आ गया कि किसी ने कोड लिखा, एनपीएम पर रखा, और हम अभी मंगवा कर यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि एनपीएम आई जब हम लिखते हैं तो वो चीज़ डाउनलोड होकर कहाँ से आती है? एनपीएम की वेबसाइट से आ रही होती है। ठीक है, वो उसको आप एनपीएम की वेबसाइट बोलें, उनको आप ये रजिस्ट्री भी कह सकते हैं,
पैकेजेस की जो रजिस्ट्री है जो कि एनपीएम की है, वो भी कह सकते हैं आप। तो मुझे क्या करना है, मुझे अभी एनपीएम एनपीएमआई एक्सप्रेस एनपीएम इंस्टॉल करो एक्सप्रेस के पैकेज को, एंटर। ठीक है, तो ये जो पैकेज इंस्टॉल हुआ है, ये अब मुझे बताएं कि ये पैकेज जो है वो डेव डिपेंडेंसी है या डिपेंडेंसी है, क्या इंस्टॉल हुआ है ये। मतलब देखें, पैकेज डिपेंडेंसी, ये दोनों। और एक और नाम मैं बताता हूँ, पैकेज डिपेंडेंसी मॉड्यूल। जब मैं बोलूँ तो एक ही बात है, तीनों को आप एक ही चीज़ समझें। तो अब मुझे बताएं कि ये जो एक्सप्रेस मैंने इंस्टॉल किया है डिपेंडेंसी, ये डेवलपमेंट मोड की डिपेंडेंसी मैंने इंस्टॉल की है या सिंपल डिपेंडेंसी है ये। सर ये डेवलपमेंट मोड की है, ये क्योंकि भी ये एपीआई बनाने। ये भी डेवलपमेंट मोड नहीं है। वो कैसे देखेंगे हम, पैकेट डॉट जेसन में जाएंगे, देखेंगे अरे ये तो डिपेंडेंसी में आया हुआ है। सर ये एपीआई बनाने में हमारी हेल्प कर रही है, तो फिर ये हमारी डेवलपमेंट मोड की नहीं हुई। नहीं, मेन पैकेज है। डेवलपमेंट मोड वाले पैकेज को अभी हम जब इंस्टॉल करेंगे ना, तो फिर आपको फौरन से फिर माइंड आपका काम करेगा कि अच्छा अब आपको क्लियर हो गया कि डेवलपमेंट क्या होता है और मेन डिपेंडेंसी क्या होती है। अभी फिलहाल ये क्या है, मेन डिपेंडेंसी है ये। अच्छा, अब जो आपने एक्सप्रेस डाउनलोड किया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल हमने अभी देखी कि हमने कोड लिखा, कोड लिखा, कोड लिखा, और कोड लिखकर मैंने एनपीएम पर रख दिया, और उस क्या हुआ कि फिर उस कोड को मंगवा लिया मैंने, यही ऐसे ही था ना। कोड लिखा, कोड लिखा, एनपीएम पर रखा, मंगवा लिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस कोड को लिखते टाइम, इस कोड को लिखते टाइम मुझे और डिपेंडेंसीज की भी जरूरत पड़ी, पता है क्यों? क्योंकि इसको, ये कोड ही ऐसा था, इसको लिखने के लिए मैंने भी डिपेंडेंसीज यूज की इस कोड के अंदर। तो मतलब ये कोड जो है वो भी डिपेंडेंसीज के ऊपर बना हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ एक्सप्रेस जेएस की लाइब्रेरी से, देखें। अभी तो हमने एक्सप्रेस जेएस को यहाँ पर इंस्टॉल किया ना, हम आते हैं पैकेज लॉग जेसन में। और पैकेज लॉग जेसन में जब हम आएंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं एक्सप्रेस लिखकर सर्च कर लेता हूँ। देखें, ये कितने सारे डिपेंडेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है ये खुद, आप देखिएगा अभी। ये एक्सप्रेस है, नोड मॉड्यूल के अंदर जो है, नोड मॉड्यूल के फोल्डर में एक्सप्रेस जो आपने अभी डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है, वो खुद बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है उसको। जो है डिपेंडेंसीज देखें, ये है डिपेंडेंसीज इसकी, जिसके ऊपर ये खुद डिपेंड करता है। एक्सेप्ट, बॉडी पार्सर, कंटेंट, कंटेंट टाइप, कुकीज, सिग्नेचर, डीबग, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें। आप ये याद रखना ज़रूरी नहीं है आपको, सिर्फ देखना है। आप देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ों पर ये खुद भी डिपेंडेंट है। मतलब किसी ने जब ये बैकएंड का फ्रेमवर्क बनाया एक्सप्रेस को, तो क्या किया, उसने भी कोड लिखते टाइम बहुत सारी डिपेंडेंसीज की मदद से इसको बनाया, एक्सप्रेस के बैकएंड फ्रेमवर्क को। तो ये आपने देख लिया यहाँ पर। तो मतलब क्या है, ये चल रही है कि आप कोड लिखते हैं तो आप किसी पैकेज को मंगवा लेते हैं। जैसे अभी अभी हमारे केस में मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, एपीआई, लेकिन किसकी हेल्प से लिखने जा रहा हूँ, एक्सप्रेस की हेल्प से, एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से। तो ये एक्सप्रेस जेएस को अभी मैंने आपके सामने ये देखें डाउनलोड भी किया, एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस जेएस। कुछ कुछ कंफ्यूजन अगर है तो पूछें, और अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। अब हम
क्योंकि एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल कर चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि उसे यूज करना है। मैं कोड मिटाता हूँ और अब मैं इसे क्या करवाता हूँ, रिक्वायर करवाता हूँ। रिक्वायर के मतलब इंपोर्ट कराना। तो अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि लिखना क्या है, कैसे करना है, कैसे पता चलेगा? डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, लिखा लिखाया कोड होता है, सर में दर्द नहीं लेते, है ना, वहां से सीखते हैं। तो एक्सप्रेस जेएस लिखते हैं, एक्सप्रेस जेएस और डॉक्यूमेंटेशन। देखें कोड लिखा हुआ है, तो क्या करना है, कोड को उठाकर कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ देखना है, यहाँ देखना है। तो हम ये चीटिंग मत कीजिएगा, उठाया लगा दिया। अच्छा, ये रिक्वायर करने का तरीका, ठीक है, रिक्वायर कर लेते हैं। उसके बाद क्या किया है, इंस्टेंशिएट करवाया है, ठीक है, तो हम भी एक इंस्टेंशिएट करवा लेंगे। उसके बाद जो है पोर्ट बनाया है, ठीक है, ओके। फिर एक राउट के ऊपर एपीआई बनाई है, ठीक है। उसके बाद जो है एक किसी पोर्ट के ऊपर लिसन करवाया है, ठीक है। वापस आते हैं, चलें। अब हमें एक वेरिएबल बनाना है, कौन सा? एक्सप्रेस। वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, एक्सप्रेस ना लिख के इसका नाम मैं ताहा भी कर सकता हूँ, है ना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक्सप्रेस है ये। और रिक्वायर करेंगे, ये जो नोड मॉड्यूल के अंदर अभी एक्सप्रेस जेएस हमने एनपीएम से इंस्टॉल किया है ना, अब मैं उसको मंगवा रहा हूँ। तो कैसे मंगवा रहा हूँ, नोड लिखकर और उसके बाद एक्सप्रेस लिखकर। अच्छा, एक्सप्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सप्रेस को मैंने मंगवा लिया। अब इसको क्या करना है मुझे, इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करना मतलब इसको स्टार्ट करना है, समझ लें। तो जिस वेरिएबल के अंदर आपने इसको मंगवाया है, उस वेरिएबल के हेल्प से ही स्टार्ट होगा ये। तो आप क्या करेंगे, आप एक अपना एक नया वेरिएबल बनाएंगे दोबारा। इसका नाम आप ऐप रख दें, क्योंकि ना आप चाहे किसी भी चीज़ पर काम करें, ज़्यादातर आपने एमसीपी सर्वर पे करें, आप चाहे एक्सप्रेस पर अभी कर रहे हैं, फास्ट एपीआई पर कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ पर आप काम कर रहे हैं, तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि जब इनिशियलाइज करते हैं हम या इंस्टेंशिएट करते हैं जिस भी पैकेज को हमने मंगवाया होता है, तो हम ज़्यादातर ऐप नाम रखते हैं उसका। ये कोई वो कसम नहीं खाई हुई हमने, लेकिन ऐप जो है वो एक क्या है कि पता होता है कि हाँ चलो ये ऐप जो है वो इनिशियलाइज कर रहा है इसको। ये जो इंपोर्ट करके हमने मंगवाया है, तो ऐप का वेरिएबल क्या कर रहा है, इसे इनिशियलाइज कर रहा है। तो इसका नाम भी हमने ऐप रख दिया। इन्होंने भी ऐप ही रखा है ना, इसका नाम भी हमने ऐप ही रख दिया। उसके बाद जो ये वेरिएबल था मेरा, जिसका नाम ताहा भी हो सकता था, लेकिन मैंने एक्सप्रेस रखा है इसका नाम, तो इसको हम क्या करेंगे, चला देंगे। अब क्या हुआ, इंपोर्ट करके मंगवाया और इंस्टेंशिएट करवा दिया, सिंपल है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद है पोर्ट बनाया इन्होंने, हम नहीं बनाते पोर्ट, ठीक है। डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट जो है वो मुझे एक पोर्ट के ऊपर लिसन करवाना है, ठीक है। तो मतलब ये मेरा जो है एक्सप्रेस जैसे स्टार्ट हो चुका, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, इस तक पहुंचने के लिए कोई गेट नहीं है। तो आए एक गेट बनाते हैं। तो कैसे बनेगा गेट, ऐप का जो ये वेरिएबल है, इसको हम कहते हैं कि भाई लिसन करो, ऐसे ही लिखता है ना। हाँ, तो ये सजेशन क्यों नहीं दे रहा है मुझे, ये ऐसे देखें। सर डेवलप डेवलपमेंट पैकेज आपने वो नहीं। डेवलपमेंट पैकेज नहीं किया तो सजेशन कैसे देगा? तो अब हम क्या करेंगे, जी सर। अब हम इसको डेवलपमेंट पैकेज करेंगे, ताकि क्या हो कि हम इसे, तो अभी क्या करना है कि डेवलपमेंट मोड वाली उसको हम पैकेज को लिखते हैं। तो कैसे लिखना है, वही तरीका है, एन पी, जी, एन पी एम इंस्टॉल और एट द रेट टाइप्स स्लैश एक्सप्रेस। अच्छा, अगर मैं अभी इंटर करूंगा तो ये तो मेन डिपेंडेंसी में इंस्टॉल हो जाएगा। मुझे बस कोड लिखते टाइम चाहिए, बाकी नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको
हाइफन डी के साथ इंस्टॉल करता हूँ। हाइफन डी के साथ इंस्टॉल करने से क्या होगा कि 16 पैकेजेस इसे इंस्टॉल तो कर दिया। मैं पैकेज डॉट जेसन में अगर जाऊं और जाकर मैं देखूं, तो यहाँ पर तो डेवलपमेंट डिपेंडेंसी नहीं आई है। अच्छा, हमसे क्या मिस्टेक हो गई कि डेवलपमेंट मोड के लिए जब मुझे इस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना था तो कैपिटल डी से इंस्टॉल करना था मुझे, मैंने स्मॉल डी से इंस्टॉल कर दिया। और ये क्या हुआ, ये हुआ ये कि ये मेन डिपेंडेंसी बन चुका है अब। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको ये डेव डिपेंडेंसी बनाकर दिखाऊं, ना कि मेन डिपेंडेंसी हो। तो मैं अभी सिर्फ ये आपके लिए क्या करूंगा कि इसको यहाँ से डिलीट करना है मुझे, और उसके बाद दोबारा इंस्टॉल करना है, लेकिन डेव डिपेंडेंसी के तौर पर, ठीक है। तो हम वापस आते हैं यहाँ पर। जो भी इंस्टॉलेशन हुई है इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आपको इंस्टॉलेशन करके डाटा दिखाए है, अब हम क्या करते हैं, इसको अनइंस्टॉल करते हैं। npm अनइंस्टॉल। और नाम कैसे पता चलेगा कि क्या था, नाम कैसे पता चलेगा? हिस्ट्री। तो वापस इधर आएंगे, यहाँ आके इससे कॉपी कर लेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो, है ना। एट द रेट से उठाकर एक्सप्रेस तक कॉपी करके और यहाँ जाकर लगा देंगे और एंटर। अच्छा, रिमूव कह तो रहे, रिमूव कर दिया, यहाँ पर भी रिमूव हो गया। ठीक है, ठीक है, सही है। अब हमें क्या करना है, दोबारा से करते हैं इसको, है ना। npm, इससे हम कर देते हैं इंस्टॉल जैसे कि आए, और एट द रेट एक्सप्रेस, और इसके बाद हाइफन कैपिटल डी। ठीक है, अब इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ। अब क्या हुआ, पैकेज डॉट जेसन में चेंजिंग क्या आई, एक पैकेज तो इंस्टॉल हुआ टाइपिंग वाला, लेकिन वो किस में इंस्टॉल हुआ, डेव डिपेंडेंसी। डेव डिपेंडेंसी में डेवलपमेंट। इंस्टॉल हुआ। तो ये आपको ये चीज़ समझ आई कि ये वाली जो चीज़ है ये सिर्फ हमारे कोड लिखते टाइम हमें इसको यूज़ करना है, उसके बाद इसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये डेव डिपेंडेंसी देखें इसके अंदर आया है, और मेन डिपेंडेंसीज का रिकॉर्ड यहाँ पर है। चलें ठीक है, वापस से कोड में आ जाते हैं। और अब देखते हैं कि मैं जब लिसन लिखूंगा तो क्या ये मुझे सजेशन देगा। नहीं दिया। हाँ, लेकिन सर क्या इसको हुआ, इसको इसने पहचान लिया, इसने पहचान लिया। येलो होने का मतलब यह है कि जो भी उसके अंदर लिसन के नाम का मेथड था उससे कनेक्ट हो गया, पहचान लिया उसने लिसन। और बाकी जो है वो आपने राउंड ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इसके बारे में डिटेल्स दे रहे हैं ना, तो मतलब ये बता रहे हैं हमें कि इसको जो ये लेसन है इसको यूज़ कैसे करना है, ये बता रहे हैं हमें। ठीक है, तो आए ज़रा इसको लेसन जो हमने पहले भी HTTP में देखा था वैसे ही बिल्कुल सिमिलर है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं एक गेट बना रहा हूँ और उस गेट के ज़रिए क्या होगी, एंट्री होगी मेरे इस सर्वर तक, इस गेट के ज़रिए एंट्री होगी मेरे इस सर्वर तक। तो जो हमारा गेट है वो है 8000। 8000 पर मेरा अभी फ़िलहाल कुछ चल नहीं रहा। ठीक है, तो 8000 जो है वो मैंने गेट बना दिया है, मतलब पोर्ट नंबर है बेसिकली है। इस पोर्ट नंबर को आप कैसे एक्सेस करेंगे, आप लिखेंगे लोकल, मतलब मैं लिखूंगा, आप नहीं लिखेंगे। मैं लिखूंगा अपने ब्राउज़र पर लोकल होस्ट 8000। तो फिर मैं अपने इस एक्सप्रेस जेएस के अंदर जो भी एपीआईज बाद में बनाऊंगा वो तमाम एपीआईज मैं चला सकता हूँ, कैसे करके, लोकल होस्ट 8000 ये गेट है इस घर में आने के लिए। ये गेट बनाया मैंने लोकल होस्ट 8000। ठीक है, इसको 9000 करूंगा तो 9000 से मैं इसे चला पाऊंगा।
अच्छा, अब उसके बाद ये कहता है कि एक फंक्शन बनाए, और वो फंक्शन जाहिर है हम बनाएंगे कौन सा फंक्शन, वो वाला लैम्डा फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है इस फंक्शन का? कॉल बैक फंक्शन, हाँ। कॉल बैक फंक्शन हम बनाएंगे, और कॉल बैक फंक्शन से हम ये कॉल बैक फंक्शन से हम ये करेंगे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा console डॉट लॉग, और ताकि मुझे एक ना मेरे टर्मिनल पर मैसेज मिले। उस मैसेज का एक मकसद होगा क्या? console डॉट लॉग में मैं लिखूंगा, जैसे हमने पहले भी लिखा था, सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन दिस पोर्ट। 8000। ठीक है, सही है। तो मतलब जब मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो फिर क्या होगा? फिर लोकल होस्ट 8000 के जरिए मैं जो है अपने एक्सप्रेस जेस को एक्सेस कर पाऊंगा कहीं से भी, चाहे वो पोस्टमैन हो या ब्राउजर हो। 3 लाइनों का कोड था, और अब मैं आया इसे स्टार्ट करता हूँ। कैसे स्टार्ट होता है ये? नोड, मेरी कौन सी फाइल चलाओ? इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल चलाओ। तो ये जो फाइल है हमारी, इसमें इसने क्या एरर दिया? रिकॉर्डिंग। देखें क्या हुआ, मिस्टेक हमसे क्या हुई है कि मैंने आपको बताया था जब बिल्ट इन मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करेंगे तो आप नोट लगाएंगे, और ये बिल्ट इन मॉड्यूल थोड़ी है, ये तो बाहर से आया हुआ है। ये तो बाहर से आया हुआ मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल। तो थर्ड पार्टी मॉड्यूल के साथ नोट थोड़ी लगेगा। ये नोट हम हटा देंगे, और एक्सप्रेस जो है वो सिंपल लिखेंगे। ठीक है, तो चलें इसको चलाएंगे दोबारा, CLS, और नोड इंडेक्स डॉट जेएस, वही नोड मेरी इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल को चला दो। और जैसे ही चलाया तो क्या हुआ? console डॉट लॉग से एक मैसेज मिल गया, सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन 8000 पोर्ट। कंफर्म करें? कंफर्म करते हैं। आए यहाँ पर आते हैं, इसको बोलते हैं कि लोकल होस्ट 8000 को मुझे ओपन करके दो। देखें यहाँ पर, वैसे अगर मैं किसी और पोर्ट को लिखता तो वो मुझे थोड़ा डिफरेंट एरर देता, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लोकल होस्ट 9000, क्योंकि चल ही नहीं रहा कुछ 9000 पर, तो ये देगा दिस साइट के नॉट बी रीच। लेकिन 8000 पे ऐसा एरर तो नहीं आया, 8000 पे तो कह रहा है कि नॉट गेट, मतलब ये चल रहा है। मतलब क्या हुआ, आपका सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है। हाँ, वो एक अलग बात है कि इसमें दिखाने के लिए आपने कुछ रखा ही नहीं है, तो वो दिखा नहीं रहा। लेकिन क्या है, कैन नॉट रीच नहीं आ रहा है। कैन नॉट रीच के मतलब क्या होता है कि आपका सर्वर नहीं चल रहा हो। अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताएं। चल रहे। सर चल रहा है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना सर। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें ये बात समझ आ गई। 3 लाइनों का कोड था। ये सर। अच्छा देखें, ये तो हमें समझ आ गया, 3 लाइनों का कोड था, और 3 लाइनों के कोड में मंगवाया, इंस्टेंशिएट किया, और एक वो बना दिया, लिसनर बना दिया एक पोर्ट के ऊपर, ताकि वो इस पोर्ट के जरिए जो है इसके अंदर की जितनी भी एपीआईज बनेंगी, या इस सर्वर को वो जो है रीड कर पाएगा, और एपीआई जो बनेगी उससे भी एक्सेस हम इसी से करेंगे। तो आए पहले हम एक एपीआई बनाते हैं, और यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिला था ना जब मैंने इसको वो किया था, चलाया था, वो कह रहा था कि नॉट गेट। तो कुछ को कुछ मिल नहीं रहा, वो कह रहा है कि मैं कुछ गेट नहीं कर पा रहा। तो एक काम करते हैं, हम गेट का ही एक वो बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, और उसी से बनाते हैं गेट वाला मेथड, ठीक है? तो ऐप डॉट गेट, यहाँ से आपको गेट मिल जाएगा, वैसे आप लिख भी सकते हैं, ये रहा गेट। तो ऐप डॉट गेट। अच्छा, अब ये लेता क्या है? ऐप डॉट गेट लेता क्या है? इसके ऊपर जब हम माउस रखेंगे तो, बल्कि राउंड ब्रैकेट को दोबारा लगाते हैं, तो ये हमें बताता है कि नेम आपको देना है
इससे आपको नेम देना है, ठीक है। तो एक नाम दे देते हैं, और वो जो नाम है वो हमारे यूआरएल का नाम है। तो मैं इसको कहता हूँ कि मेरे होम पर, अच्छा होम का यूआरएल अभी कैसे बनेगा मेरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट और 8000, ये मेरा बराबर है इसके। ये जो लोकल होस्ट 8000 है, ये बेसिकली ऐसा भी नहीं है, ऐसा है HTTP कॉलन फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट 8000, ये जो है ना, ये अभी फॉरवर्ड स्लैश लिखें या फिर ये पूरा लिखें, एक ही बात है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई ये फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर, मतलब क्या बोला मैंने इनडायरेक्टली, लोकल होस्ट 8000 के ऊपर ये गेट के मेथड वाला एक एपीआई रिस्पॉन्स बनाने जा रहा हूँ मैं। तो अब क्या करना है, मैंने ये देखा, अब ये बता भी रहा है कि ये पाथ है, तो मतलब मैंने यूआरएल तो दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि आप ना एक हैंडलर फंक्शन बनाए, जिसका काम होगा हैंडल करना, किसको हैंडल करना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने वाला एक फंक्शन बनाए, जो आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल कर सके। तो मैं कहता हूँ ठीक है, यूआरएल तो बना दिया है, वो फंक्शन भी बना देता हूँ। होगा क्या, होगा ये कि अगर कोई इस यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोबारा बताता हूँ। गेट के मेथड से इस यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो जो फंक्शन मैं अभी बनाने जा रहा हूँ वो चल जाएगा। आइए चलें इसको बनाकर देखते हैं। माइक ऑफ कीजिएगा उसको। अच्छा, फिर क्या है कि फंक्शन का कीवर्ड लगाना है, ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लगाएं, बल्कि नीचे कौन सा हमने लगाया है, विदाउट फंक्शन के कीवर्ड ही हम फंक्शन बना लेते हैं। और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब हमें ये करना है कि ये मेरा फंक्शन है। आप सब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि इधर कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं है। जब एक लाइन का कोड होता है ना, एक लाइन का कोड, तो हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते। ये देखें, ये console डॉट लॉग एक ही लाइन का कोड है, लेकिन जब ज़्यादा लाइनों का कोड होता है तो फिर हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा लाइनों का कोड लिखना चाह रहा हूँ, इसमें क्या क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ, बल्कि छोड़ें कंफ्यूज ना करके, सिंपल, बहुत सिंपल, वही काम करेंगे जो नीचे किया था। console डॉट लॉग लगाते हैं यहाँ पर, और इसे मैसेज देते हैं। मैसेज देकर मैं ये बोलता हूँ कि आई गेट एन रिक्वेस्ट ऑन होम यूआरएल। ये मेरा मैसेज है, कस्टम मैसेज है, खुद ही लिखा है, आई गेट एन रिक्वेस्ट ऑन होम यूआरएल। ये मैं चाहता हूँ ये मैसेज मुझे दिखे, लेकिन कब कब दिखे। और एक काम हम और भी करते हैं ना, इसमें इमोजी डाल देते हैं, ढूंढने में आसानी होती है ना इससे। चले, आई गेट एन रिक्वेस्ट ऑन होम यूआरएल। और ये कब चलेगा, ये उस वक्त चलकर मिलेगा भाई जब ये होम के किस कोई भी आपका क्लाइंट, आपका जो क्लाइंट है वो जब इस यूआरएल को एक्सेस करेगा, लोकल होस्ट 8000 पर इस यूआरएल को एक्सेस करेगा, तो फिर उसको ये चलकर मिलेगा। अच्छा, और दो पैरामीटर होते हैं, एक है रिक्वेस्ट का, मतलब ये रिक्वेस्ट का पैरामीटर कौन सा है, पूरा लिखूं क्या, और कि फिर क्या होता है रिस्पॉन्स। ये दो पैरामीटर किस लिए हैं, ताकि जब आपका क्लाइंट कुछ भेजे तो मुझे रिक्वेस्ट में मिल जाए, और जब मैं उसको वापसी जवाब दूं तो मैं रिस्पॉन्स में जवाब दूं, इसलिए होता है ये। तो सिंपल है ना, मुश्किल तो नहीं है। ऐप डॉट गेट, मतलब एक मेथड है गेट, इस यूआरएल पर जब भी कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा। कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो मैंने अभी हटाया है, ये फंक्शन चल जाएगा। सिंपल है, चला कर देखें। जी सर। जी सर। चलें, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको
अभी फिलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन दिस पोर्ट। ठीक है, ये पोर्ट 8000 पर। आ जाए वापस, क्लाइंट हमारा है ब्राउज़र, अभी इस वक्त हमारा क्लाइंट है ब्राउज़र। तो लोकल होस्ट 8000 पर मैं करता हूँ दोबारा से क्लिक, मतलब यूआरएल को एंटर करता हूँ, और कुछ भी नहीं हुआ। ज़बरदस्त। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लोकल होस्ट 8000 को एंटर करता हूँ। सर हमें ये टर्मिनल रोक के दोबारा लिखना पड़ेगा ना, हमने चेंजिंग की है तो। ये एक बड़ी परेशानी है, आपने बिल्कुल सही बोला। ये एक परेशानी है कि बार बार कोड में जब भी कुछ चेंजिंग करते हैं तो क्या करना पड़ता है, फिर टर्मिनल रोकते हैं हम, फिर दोबारा से चलाते हैं। सर क्या मैंने कोई ऐसे ही किया था, मैंने क्या जवाब कोई दिया। क्या कोई ऑटोमेटिक तरीका नहीं है जिससे ये सारा काम खुद से होने लगे? तो इसका भी एक तरीका है, इसका एक तरीका है, लेकिन उससे पहले मैं इसको पहले ख़त्म करूं, चलाकर रिस्पॉन्स चेक करूं, फिर हम ज़रा इसको ऑटोमेटिक वाले पे डालते हैं। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस को चलाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 को मैं चलाता हूँ। देखिए यहाँ पर तो जो भी है, इसको तो फिलहाल अभी हमने कोई सही ढंग का रिस्पॉन्स नहीं दिया, इधर तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन हमें हमारे टर्मिनल पर ये दिखेगा, आई गेट एन रिक्वेस्ट ऑन होम यूआरएल। मतलब ये चला, बिल्कुल चला। दोबारा करें क्या? दोबारा करते हैं। लोकल होस्ट 8000 को दोबारा मैंने एंटर कर दिया, तो एक और दफ़ा यहाँ पर हमें दिखेगा, बिल्कुल दिख रहा है। इसके मतलब ये बात तो सही हो गई कि जब जब लोकल होस्ट 8000 को मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, ये वाला फंक्शन चल जाएगा। और क्योंकि console डॉट लॉग हमारे यहाँ टर्मिनल में नज़र आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर एक दफ़ा और मैंने इस यूआरएल को एंटर किया तो क्या होगा? वो फंक्शन चल सर जाएगा, दोबारा टर्मिनल पे शो होगा। वो फंक्शन चलेगा और ये टर्मिनल पर शो कर देगा हमें। क्या हमें ये चीज़ समझ आ गई? जी। जी सर। आए अब इसको ज़रा ना वॉच मोड पर डालते हैं। देखें, उससे पहले वॉच मोड पर डालने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि पहले मैं सर्वर रोक रहा हूँ, क्लियर करते हैं। मैं अपनी फाइल को चलाता कैसे हूँ, आपको पता है कैसे चलाता हूँ? नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखकर। क्या लिखकर? नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखकर। तो ये है क्या, मैं अगर अपने पैकेज डॉट जेसन में आऊँ, तो मैं यहाँ पर अपने खुद के स्क्रिप्ट्स बना सकता हूँ, और खुद के स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट दिया गया है, ताकि मैं खुद के स्क्रिप्ट्स बना लूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? टेस्ट। टेस्ट को मिटाकर अगर मैं लिख दूँ ताहा, और इस जगह पर आकर मैं क्या लिख दूँ? नोड इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल चलाओ। अच्छा, नाम क्या दिया मैंने इस कमांड को? ताहा नाम दे दिया, और बोला क्या? नोड इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल चलो। यही तो मैं बोल रहा था इसको, जो मेरी फाइल चल जाती है। अब देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूंगा। अब मैं बोलूंगा npm ताहा, एक सेकेंड, npm। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये स्क्रिप्ट है ना, इस स्क्रिप्ट के अंदर अभी फ़िलहाल मैं अपने मर्ज़ी का नाम ना लिख कर यहाँ पर मैं स्टार्ट लिख रहा हूँ। तो स्टार्ट जो है ना, इस कमांड से आप अपने लिखे हुए कोई किसी भी कमांड को चला सकते हैं। मैं अपनी फाइल कैसे चला रहा था? नोड इंडेक्स डॉट जेएस की हेल्प से चला रहा था ना। तो वो अब मैं इस स्टार्ट के कमांड से चलाऊंगा। देखें किस तरह। यहाँ पर बस मुझे अब वो नहीं कहना नोड इंडेक्स डॉट जेएस, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कहूँगा npm स्टार्ट कहूँगा। तो npm स्टार्ट मैं जैसे ही एंटर करूँगा ना, तो ये वाली कमांड खुद ब खुद चल जाएगी,
क्योंकि मैंने स्टार्ट के नाम के अंदर ये कमांड लिख दी, npm start मैंने किया, देखें ये सर्वर इज अप एंड रनिंग हो गया, है ना। तो मतलब क्या है कि npm start लिखा, तो जो भी कमांड मैं यहाँ पर लिखूंगा वो कमांड यहाँ पर ये चला देगा। अब हम इसमें एक काम करेंगे, पहले सर्वर रोक देता हूँ मैं। इसमें काम हम ये करेंगे कि ये जो मेरा नोड इंडेक्स डॉट जेएस है ना, इसको हम वॉच मोड पर चलाएंगे। वॉच मोड पर चलाने के लिए आपको लिखना पड़ता है हाइफन हाइफन वॉच। इसका फ़ायदा पता है क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप कोड में कोई चेंजिंग करेंगे तो ये खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाता है। तो आए इसको हमने npm स्टार्ट के अंदर एक स्क्रिप्ट बनाकर रख लिया, तो npm स्टार्ट लिखेंगे, वो चला देगा खुद ही, नोड हाइफन हाइफन वॉच इंडेक्स डॉट जेएस चला देगा। तो मैं इसको चला लेता हूँ। ये चल चुका है, अब इसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये वॉच मोड पर है भी कि नहीं है। तो टेस्टिंग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि आई गेट एन रिक्वेस्ट ऑन होम यूआरएल। तो पहले जाकर मैं ज़रा रिक्वेस्ट तो करूँ इस पर, 8000 पर मैंने रिक्वेस्ट कर दी, और मैं आता हूँ अपने इधर वापस, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है आई गेट एन रिक्वेस्ट ऑन होम यूआरएल। और अब मैं इस होम को चेंज करके कर देता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है, यूआरएल लोकल होस्ट 8000 यूआरएल। मैंने थोड़ा मैसेज चेंज कर दिया। अब मैं दोबारा से ब्राउज़र पर जाता हूँ, यहाँ पर ही अगेन मैं क्या करता हूँ, इसे रोकते हैं, ये घूमे जा रहे हैं, इंटर करता हूँ, और फिर यहाँ वापस आता हूँ, देखते हैं। तो ये तो चेंज हो गया, खुद ब खुद हो गया चेंज, देख रहे हैं आप, बल्कि रीस्टार्टिंग का मैसेज भी आया। रीस्टार्टिंग किए किया है किसको, इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल को, और सर्वर चला, फिर आई गेट एन रिक्वेस्ट ऑन लोकल होस्ट 8000। तो हमने इसमें दो चीज़ें सीखी, एक ये कि वॉच मोड क्या होता है, कि वो खुद ब खुद रीस्टार्ट कर देता है, और दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि अपने खुद के स्क्रिप्ट्स भी बना सकते हैं हम। यहाँ पर हमने स्टार्ट के नाम पर अपनी एक कमांड लिख दी। अब हम नोड हाइफन हाइफन वॉच इंडेक्स डॉट जेएस ना भी लिखकर सिर्फ npm स्टार्ट लिखें, तो क्या होगा, वो ये पूरी कमांड चला देगा। तो दो चीज़ें हमने इसमें सीख ली हैं। आ जाएं, वापस आते हैं, कोई कुछ पूछ रहा है आपको तो पूछ लें। अच्छा, तो आपको ये चीज़ समझ आ गया कि एक आपने गेट के मेथड से एक एपीआई बना ली है, और वो जो एपीआई है वो एपीआई आप उससे एक्सेस भी कर पा रहे हैं। और अभी तो आपने खैर console डॉट लॉग लगाए है, कोई प्रॉपर आपने जवाब यहाँ से भेजा नहीं है जो आपके क्लाइंट को मिले, तभी आपके क्लाइंट को जो है कोई जवाब मिल नहीं रहा है यहाँ पर। हाँ, एक्सेस कर रहा है वो, कंसोल हमारे टर्मिनल पर हम देख पा रहे हैं, ये सब तो हो रहा है। अच्छा, मैं पैकेज डॉट जेसन में जो है ये वाली जो अब मैं आपको कमांड बता रहा था कि आप यहाँ पर अपने मर्जी की कोई कमांड लिखकर चला सकते हैं, तो वो जैसे कि स्टार्ट की जगह मैंने ताहा लिख दिया, और ताहा जो है मैं इस नाम से चलाना चाह रहा हूँ, ये मेरा लिखा हुआ एक वर्ड है, इसके अंदर मैंने पूरी एक कमांड लिख दी है। तो इसको मैं कैसे चलाऊंगा मैं आपको वो बताता हूँ, npm रन और फिर ताहा करूंगा, तो जिस भी नाम से मैंने यहाँ पर लिखा है अब वो उसको चला देगा। देखें, ताहा के नाम से यहाँ पर ये सर्वर चल गया, पहले नहीं चल रहा था क्योंकि मैं गलत स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था ना। पहले मैं लिख रहा था npm start, तो npm start उसका बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन तरीका होता है npm रन ताहा। तो मैं मुझे स्क्रिप्ट जब भी चलवानी है तो मैं रन करवाऊंगा npm रन, और फिर जो भी मेरा है, जैसे मैंने यहाँ पर ताहा के नाम से एक कमांड लिख कर रखी है, तो npm रन ताहा किया तो क्या हुआ, सर्वर स्टार्ट हो गया। क्योंकि कमांड ही थी सर्वर स्टार्ट करने की, मैं इसका नाम रखूंगा सर्वर स्टार्ट, तो ये सर्वर स्टार्ट कर देगा इस तरह ही है। जो भी आप कुछ भी रख सकते हैं, तो हम इससे क्या करते हैं, हम इसे रखते हैं सर्वर स्टार्ट, ठीक है। ऐसी ऐसी कोई कमांड होती है नहीं, हम अपने नाम से हमने एक कमांड बनाई है और इसको चलाते हैं। क्लियर किया, npm रन करो सर्वर स्टार्ट को, ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया। तो पैकेज डॉट जेसन के स्क्रिप्ट को भी हमने समझ लिया। अब हम बाहर आते हैं, वापस से अपने कोड में आते हैं, और कोड में आने के बाद अब मुझे
यहाँ पर कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दिखाऊं अपने ब्राउज़र पर। तो console डॉट लॉग हटा देते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बैक करे। और एक मेथड है एंड का, एंड हमने पहले भी चलाया है। ये क्या करता है, ये जवाब दे देता है। इसमें कोई मैसेज लिख देते हैं, जैसे कि ये हमारा होम पेज है ना, इसको हम होम पेज कर देते हैं, लोकल होम पेज। और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ लोकल होस्ट 8000। ठीक है, ये जवाब मिलना चाहिए। आइए ज़रा इसको एक्सेस करते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट तो खुद हो गया होगा। ये रीस्टार्ट हो गया है, चल रहा है ये। आइए इसको यहाँ से एक्सेस करते हैं। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट 8000। ये मिला, मैसेज मिला। मतलब मैंने पेज ओपन कर लिया, मैंने एक एपीआई बनाई, उस एपीआई का रिस्पांस मुझे पेज पे मिला। बहुत ज़बरदस्त। आप गेट के मेथड से इस यूआरएल के ऊपर एक रिस्पांस बैक कर दिया आपने आपके क्लाइंट को। देखें, देखें, ये आर्किटेक्चर होता है एक, इसके बारे में आपने बहुत सुना है। क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये है क्लाइंट, ये है सर्वर। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। हमने पहले क्या किया, ये मेरा ब्राउज़र है, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट की और सर्वर से रिस्पॉन्स बैक लिया। तो इस वाली स्क्रीन पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, लिखा हुआ होम पेज लोकल होस्ट 8000। तो ये क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हमने रिस्पॉन्स किया और रिक्वेस्ट हमें, सॉरी, हमने रिक्वेस्ट की और हमें रिस्पॉन्स बैक मिला सर्वर से। ये मेरा पूरा सर्वर है, ये जो है ये मेरा पूरा सर्वर है। ये रिप्लाई देता है, और ये रिप्लाई जाता है किसको है, क्लाइंट को। और क्लाइंट कौन है इस वक्त, ब्राउज़र है। एक क्लाइंट और बना ले। अच्छा, मेरे पास पोस्टमैन डाउनलोड नहीं है। ओके, पोस्टमैन नहीं है मेरे पास। तो है। मेरे पास पोस्टमैन अभी डाउनलोड नहीं है, और मैं अभी डाउनलोड नहीं करना चाह रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो क्या करें, एक एक्सटेंशन होता है, आप सबके पास, ज़्यादातर लोगों के पास वो एक्सटेंशन है भी, और कुछ लोगों के थंडर पास क्लाइंट सर। नहीं भी है। वो है थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट का भी वही काम है जो काम है पोस्टमैन का। थंडर क्लाइंट को हम यहाँ से एक्सटेंशन से डाउनलोड कर लेते हैं। 6 मिलियन डाउनलोड है इसके, इंस्टॉल करते हैं। ट्रस्टेड है ये बिल्कुल। थंडर क्लाइंट आ गया मेरे पास, फटाफट से इसके ऊपर एपीआई टेस्टिंग हो जाएगी। पोस्टमैन को मैं बाद में कर लूँगा, और अभी फ़िलहाल थंडर क्लाइंट से काम चलाते हैं। तो थंडर क्लाइंट मेरा ये रहा, इसको मैंने ऑन किया तो साइड में ये कह रहा है एक रिक्वेस्ट बना सकते हैं आप। चलें, बना लिया मैंने रिक्वेस्ट। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मेथड सेलेक्ट करें। वैसा ही है ना, पोस्टमैन जैसा ही है। गेट वाला मेथड और यूआरएल। यूआरएल कहाँ से दूँ, यूआरएल वैसे अब तो मैं लिखना सीख गया, पहले तो लिखना नहीं आता था मुझे। HTTP और कॉलन फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 8000, ये है। और इसमें जो है ना, आप सेंड करेंगे तो ये आपको मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा। तो सही है, समझ आ गया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो एपीआई टेस्टिंग भी हो गई हमारी। ये एपीआई टेस्टिंग का एक्सटेंशन है, पोस्टमैन भी एपीआई टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर है। हमारी एपीआई टेस्टिंग हो गई, रिजल्ट, रिस्पॉन्स क्या आया, रिस्पॉन्स क्या आया, 200। हमने भेजा था वहां से। एक्सप्रेस से मैनेज किया इसको। फ्रेमवर्क का कोई तो फायदा हो ना। जी सर, ये सक्सेसफुल हमारी एपीआई गेट करने पे आता है ना। जी, तो उसने क्या किया कि रिस्पॉन्स बैक किया। अच्छा जी, तो ये तो बना लिया, मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। अब मुझे एंड पॉइंट भी डालना है इसमें। एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट ये होता है कि अब मैं अलग अलग पेजेस बना रहा हूँ, जैसे वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होती हैं, वैसे यूआरएल में भी एंड पॉइंट होता है। तो अगर मेरे पास वो ड्राइंग हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो फिर मुझे आपको सर समझाना। क्वेश्चन है। देखें,
एक सवाल ये आया कि जब ब्राउज़र पर चेक कर लिया था, जब ब्राउज़र पर चेक कर लिया है आपने, तो फिर थंडर क्लाइंट की क्या ज़रूरत पड़ी? बहुत टाइम आपके पास। मतलब देखें, ये एमसीपी सर्वर जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ये बताया जाएगा कि अगेन वहीं पर आना पड़ेगा। मैं वापस कहाँ पर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमसे ये कहता है कि क्लाइंट जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है हमारा क्लाइंट, मैं आपको लिखकर बताता हूँ। आपका वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम श्रोम जो भी है वो आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं इसे। आप जावा स्क्रिप्ट या पाइथन के कोड को, पाइथन के कोड मतलब पाइथन में एक इसकी होती है रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, और पाइथन के जावा स्क्रिप्ट में क्या होती है, फैच कराना। वो हम फैच के मेथड को देखेंगे। फैच का मेथड होता है पाइथन में, क्या है, रिक्वेस्ट का मॉड्यूल है। ये भी हो सकता है। और आपके एपीआई टेस्टिंग प्लेटफॉर्म जो जैसे कि पोस्टमैन है, वो भी आपका क्लाइंट हो सकता है। और थंडर क्लाइंट अभी हमारा था, थंडर क्लाइंट भी हो सकता है। तो मल्टीपल हो सकता है। रिक्वेस्ट। मैं तो टेस्ट कर रहा था कि यहाँ से तो देख लिया, ये भी आपको करके दिखाऊं ना। थंडर क्लाइंट से आप पोस्टमैन से भी कर सकते हैं, आप जावा स्क्रिप्ट के फैच के मेथड से भी कर सकते हैं, पाइथन के रिक्वेस्ट लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं, और मोबाइल से भी कर सकते हैं। मल्टीपल जगहों से कर सकते हैं। इवन के आपका क्लाइंट पता है, आपकी क्लाइंट ये भी हो सकती है, एलेक्सा। वो नहीं है अमेजोन वाली एलेक्सा, वो आपकी क्लाइंट वो भी हो सकती है। तो खैर, क्लाइंट मल्टीपल हो सकता है, हमें बस ये समझना था। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कोई भी क्लाइंट हो सकता है, आने वाला तो कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जहां पर आ रहे हैं ना, वो है आपका एक ही सर्वर जो एक ही जगह पर है। अभी कहाँ पर है, मेरे लैपटॉप में। और मेरे लैपटॉप में ये रन हो रहा है, और एक पोर्ट पर रन हो रहा है। उस पोर्ट का नंबर क्या है, 8000। इसको थंडर क्लाइंट भी एक्सेस कर रहा है, इसको पोस्टमैन भी एक्सेस कर सकता है, इससे जावा स्क्रिप्ट की फाइल भी एक्सेस कर सकती है, मतलब फैच का मेथड। पाइथन का जो एक मॉड्यूल है रिक्वेस्ट, वो भी इसको एक्सेस कर सकता है। और वेब ब्राउज़र, हमने वेब ब्राउज़र से पहले किया था नंबर वन पर, वो भी एक्सेस कर सकता है। तो मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं आपके, सिर्फ दिखाने के लिए आपको किया था। और अच्छी प्रैक्टिस मैं आपको बताऊं ये होती है कि आप अपनी एपीआई को एपीआई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर से ही टेस्ट करें, या तो पोस्टमैन या थंडर क्लाइंट से आप करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप इससे करें, आपकी मर्ज़ी। आप जावा स्क्रिप्ट की कोई फाइल लिखना चाह रहे हैं, पाइथन की फाइल लिखना चाह रहे हैं, मोबाइल से करें, वेब ब्राउज़र से करें, एलेक्सा से करें, आपकी मर्ज़ी है, जिससे करना चाह रहे हैं आप करें। लेकिन एपीआई टेस्टिंग के लिए स्पेशली बनाया गया है पोस्टमैन को, थंडर क्लाइंट को, तो आप इसी से टेस्ट करें। तो मेरा ख्याल है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें। ये जो यूआरएल है, ये हमने एक रैंडम यूआरएल उठाया था google.com का, और उसके अंदर हमने समझने के लिए कि यूआरएल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एचटीटीपी जैसे स्कीम होता है, www सब डोमेन है। इसी तरह जो ये एपेक्स डोमेन होता है जो भी हम ये खरीदते हैं, और ये है एंड पॉइंट। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा लोकल होस्ट 8000 जो है वो डोमेन तो है, लेकिन उसमें एक एंड पॉइंट शामिल कर दूं। एंड पॉइंट मतलब ये कि फॉरवर्ड स्लैश लगाकर मैं कुछ लिखूं तो मुझे जवाब मिले, ये शामिल कर दूं। मतलब मैं आपको आसान जुबान में बताऊं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक नया यूआरएल बनाना चाह रहा हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक नया यूआरएल बनाना चाह रहा हूँ। आए जरा इसको करके देखते हैं ये कैसे हो पाएगा। वापस आते हैं अपने इसमें, और इसकी निकालते हैं कॉपी। अच्छा, इसमें देखें, सब कुछ वही, ये कॉपी है ना इसकी ऊपर वाले की। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताहा। अब इसका जो जवाब है, मैं कहता हूँ कि ताहा
या मैसेज लिख देता हूँ, योर रिक्वेस्ट इज, योर रिक्वेस्ट, बल्कि यू आर ऑन ताहा पेज, ठीक है, या यूआरएल कर देते हैं, पेज छोड़ें, यूआरएल कर दिया मैंने, और लोकल होस्ट 8000 को मिटा देते हैं। अच्छा, मैं आपको क्या बोला कि आसान ज़बान में कि ये मैंने क्या बनाया, एक नया यूआरएल बनाया है। अब देखें, इसका जवाब देखिएगा और इसका जवाब देखिएगा। हम चलते हैं वापस से अपने ब्राउज़र में और ब्राउज़र खोलते हैं। यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 एक यूआरएल ही है ना। अगर मैं इसको कॉपी करके नोटपैड में आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये क्या है, ये एक यूआरएल है ना, http:// लोकल होस्ट यूआरएल है क्या। अच्छा, अब एक नया यूआरएल मैंने बना दिया है, /taha, एंटर। ये देखें क्या आया है इसमें, मतलब मैंने एक एपीआई और बना दी, और इस यूआरएल को अगर कॉपी करूं और यहाँ पर रखूं, तो देखें ये डिफरेंट यूआरएल है ना, ये डिफरेंट यूआरएल है। इसमें क्या है, सर। ताहा है, एंड पॉइंट ऐड कर दिया मैंने, और इसको हम डिफरेंट यूआरएल ही कहेंगे, इसको हम सेम यूआरएल थोड़ी कहेंगे। आप कह सकते हैं सेम डोमेन के ऊपर एंड पॉइंट ऐड किया, चलें ये भी आपके कहने का तरीका सही है कि सेम डोमेन के ऊपर एक नया एंड पॉइंट बनाया आपने, ये भी ठीक है। नया यूआरएल बनाया, ये भी बोल सकते हैं आप, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो लोग एक्सटेंडेड यूआरएल भी बोल सकते हैं। एक्सटेंडेड यूआरएल भी बोल सकते हैं, हाँ। अच्छा, अब जो है वो एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं कि एक और एग्जाम्पल मेरे माइंड में है कि अगर मैं, आप जैसे कि अपने ट्विटर पर जाते हैं, तो आप ट्विटर पर जाकर आप देखते हैं कि भाई मुझे ट्वीट्स दिखाओ मेरे, तो वो /ट्वीट के नाम का एक मैं एंड पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है ये भी ऐसे ही होगा, कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से। ये क्या होगा कि ये आपको रिस्पॉन्स बैक कर देगा, और यहाँ पर मैं कह दूंगा दीज आर योर ट्वीट्स। अगर मैं इस राउट पर जाऊंगा तो क्या होगा, तहाँ मिटा कर अगर मैं ट्वीट लिखूं, These are your tools. ये रिस्पॉन्स आ गया मुझे। तो क्या आप लोगों को ये थोड़ा क्लियर हुआ कि एपीआई बन गई है, और एपीआई जो है वो एक यूआरएल के ऊपर हमें जवाब भी दे रही है, टेक्स्ट अलग अलग यूआरएल के ऊपर अलग अलग जवाब मैं ले पा रहा हूँ। जी सर। जी जी सर, सर। क्लियर है। अच्छा देखें, हर वक्त ना, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो ये था कि हमने जब हम ब्राउज़र से काम कर सकते हैं, तो हमने थंडर क्लाइंट को यहाँ पर क्यों टेस्ट किया, यहाँ पर हमने थंडर क्लाइंट से टेस्ट क्यों किया। अब उसके एक्चुअल रीज़न में आते हैं। देखें, एक्चुअल रीज़न ये है कि ये तो तीनों आपको समझ आ गए ना, गेट 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 है ना, तीनों समझ आ गए। इसको मैं क्या करता हूँ, एक जगह पर बंद करके रख देता हूँ। ये है आपका गेट, ठीक है। और अब हम बना लेते हैं एक पोस्ट वाला, मेथड चेंज कर रहा हूँ मैं। अच्छा, पोस्ट के मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्रिएट करना, किसी डाटा, नए डाटा को क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पर करूँगा ऐप.पोस्ट, और ये भी बिल्कुल गेट की तरह ही बनता है, इसको भी एक यूआरएल आपको देना पड़ेगा, तो मैं सेम यूआरएल लगा देता हूँ। ये जो है, बल्कि नहीं, सेम नहीं, अलग लगाते हैं। इसको मैं कहता हूँ ये है ट्वीट, इसको मैं कहता हूँ ये है न्यूज़ है, ये एक न्यूज़ का राउट है, /न्यूज़, ठीक है। और इसका जो है फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, लिखना पड़ेगा वरना, अपडेटेड न्यूज़ कर देते हैं इसे, दीज आर टुडेज न्यूज़। कोई गड़बड़ तो नहीं है ना इसमें, सब सही है ना, एंड पॉइंट भी सही लगाया और जवाब भी बिल्कुल सही लिखा है, बल्कि कॉपी पेस्ट किया, गलत तो हो ही नहीं सकता। तो हमें एंड पॉइंट में क्या लिखना है, न्यूज़। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए मुझसे, इसीलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ताकि आप ये ना बोलें कि गलत लिख दिया मैंने। ये देखें, ये मिटाया,
न्यूज़ लिखा, सही है, एंटर किया, ये क्या हुआ? सर क्योंकि सर्वर पर गेट का मेथड चलता है सर, पोस्ट नहीं। उल्टा तो बोल दिया इसलिए आपने, सर पूरा सर्वर पर नहीं, सर सिर्फ क्लाइंट पे। ब्राउज़र पर, सर पर सिर्फ सर हमारे ब्राउजर, सिर्फ जी गेट की सर रिक्वेस्ट ब्राउजर चलती है। पे। सिर्फ ब्राउज़र पर। एक जो आपका ब्राउज़र है वो क्लाइंट है, थंडर क्लाइंट भी आपका क्लाइंट ही है। थंडर क्लाइंट के पास ऑप्शन होता है, मेथड चेंज करके आप टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन नहीं होता आपके पास ब्राउज़र में, पोस्ट वाले को आप एक्सेस नहीं कर सकते। गेट वाले जितने बना लें वो आपको मिल जी जाते हैं, सर। पोस्ट वाला नहीं मिलता ब्राउज़र में। अभी यही चीज़ मैं आपको दिखाऊं थंडर क्लाइंट पर, तो थंडर क्लाइंट पर हम आए, अगर ये आ जाए तो मैं थंडर क्लाइंट को ओपन करता हूँ। और देखें यूआरएल में सिर्फ हमें न्यूज़ ही करना है ना, न्यूज़, और मेथड चेंज कर देते हैं, मेथड पोस्ट करके, ये देखें आया, दीज आर टुडेज न्यूज़। क्या समझ आया आपको? जी सर। सर गेट और पोस्ट दोनों का मेथड चल गया, लेकिन गेट का मेथड हमें ब्राउजर पर दिखाई देगा, लेकिन पोस्ट का नहीं देगा। पोस्ट का अगर हमें देखना है तो हमें थंडर क्लाइंट या पोस्टमैन से देखना पड़ेगा। बिल्कुल, सब बिल्कुल। पोस्ट पोस्ट जो है वो सर्वर पे जो है कुछ पोस्ट करते हैं, यानी वहां पे अपडेट करते हैं मेरी अपडेट करते हैं, हमने अभी नहीं एप्लीकेशन। करवाया, हमने अभी अपडेट नहीं करवाया, हमने सिंपल क्या किया है, अभी बहुत ही बेसिक हम रिस्पॉन्स बैक कर रहे हैं, लिख लिख कर भेज रहे हैं रिस्पॉन्स में, अलग अलग बातें लिख कर भेज रहे हैं कि इस यूआरएल को एक्सेस करो तो तुम्हें ये मिलेगा। ऐसे करके हम हर रिक्वेस्ट पर यही कर रहे हैं। गेट वाले को भी एक मैसेज दे रहे हैं अलग अलग राउट पे, तो पोस्ट के ऊपर भी हमने एक मैसेज ही लिख दिया, अभी प्रॉपर पोस्ट का यूज़ किया ही नहीं है। बल्कि अगर आप सही से देखें तो ये जो एपीआई है इसमें हमने किसी के भी रिक्वेस्ट को अभी यूज़ ही नहीं किया, सारे रिक्वेस्ट अभी ऐसे डिम कलर के हुए हैं। रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं और वो भी एक अपने मैसेज को कस्टम मैसेज भेज रहे हैं सब में, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ये एंड पॉइंट एक्सेसिबल है, क्या ये वाला एंड पॉइंट एक्सेसिबल है। तो हमने क्या देखा कि बिल्कुल है, ये ब्राउज़र थंडर क्लाइंट दोनों पर है, ये सिर्फ थंडर क्लाइंट के ऊपर है, मतलब ब्राउज़र पर इसकी नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि ब्राउजर पे नहीं है, आपका इसकी क्या वजह जो है? ब्राउज़र होता है वो सिर्फ ऐसे रिक्वेस्ट को कर पाता है जो कोई नया डाटा क्रिएट ना कर पाए। आपका जो ब्राउज़र होता है वो ऐसे रिक्वेस्ट को कर पाता है जो कोई नया डाटा क्रिएट ना कर पाए। आप अगर डायनेमिक हो सर। डायनामिक, वो रूल तोड़ देगा। रेस्ट एपीआई का जो रूल है ना वो ये कहता है कि गेट का जो मेथड है वो डाटा क्रिएट करने के लिए आप यूज़ कर ही नहीं सकते, वरना फिर आप रेस्ट एपीआई से बाहर चले जाएंगे। ओके। रेस्ट एपीआई का एक रूल है, वो कहता है गेट से सिर्फ गेट होना चाहिए, वो कोई भी डाटा क्रिएट नहीं करेगा। ये रेस्ट एपीआई का एक रूल है। पोस्ट के लिए वो रूल है कि पोस्ट का मेथड जो है वो डाटा क्रिएट कर सकता है। और इससे आसानी क्या हो गई कि आपके सर्वर के ऊपर अब लोड कम हो गया ना। आपने सवाल किया, उसने जवाब दिया। आप कहते हैं कि मैं कुछ भेज भी रहा हूँ, पहले उसको सेव करो, प्रोसेस करो, फिर जवाब दो। तो ब्राउज़र से फिर ऐसे क्या होता है, ब्राउज़र में टाइम बढ़ जाता है उसका। मेरा ख्याल है कि ये हमें गेट और पोस्ट में डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा कि ये यस। क्रिएट करता है डाटा, अभी हमने किया नहीं है क्रिएट, लेकिन ये क्रिएट करता है और गेट गेट करवाता है। ये ब्राउज़र और थंडर क्लाइंट दोनों पर चल रहा है, ये ब्राउज़र पर नहीं चलता, ये सिर्फ थंडर क्लाइंट या पोस्टमैन इस टाइप के क्लाइंट्स के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको अभी यहाँ पर हाथ के हाथ स्टेटस कोड भी दिखाऊं। स्टेटस कोड, थंडर क्लाइंट में जाते हैं वापस। ये तक थंडर क्लाइंट बंद क्यों जा रहा है मेरा बार बार, ये देखें यूआरएल है पोस्ट का जो मेथड है, उसको मैं जब सेंड करूंगा तो वो मुझे देता है स्टेटस कोड 200। स्टेटस कोड क्या देता है, 200। पोस्ट का मेथड हमेशा डाटा क्रिएट करवाने के लिए होता है, और क्रिएटेड सक्सेसफुली का जो स्टेटस कोड है वो 200 नहीं है। क्रिएटेड सक्सेसफुली का स्टेटस कोड क्या है? 201।
201 के मतलब क्या है उर्दू में, कि आपने जो डाटा भेजा वो डाटा हमारे सर्वर पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। 201 के ये मतलब है। तो इसके मतलब ये हुआ कि स्टेटस कोड यहाँ से आके चेंज करते हैं। हम कैसे करेंगे? अ, इस तरह आसान तरीका तो ये है कि आपने ये जो मेथड लगाया है एंड वाला, इस एंड वाले से पहले डॉट लगा के आपने इसका मेथड लगाया है, आप एक डॉट और लगाएं। दो दो मेथड, चार चार मेथड, छः छः मेथड डॉट लगा लगा कर चेन चेन में चला सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट का यही फायदा है, पाइथन में नहीं होता ये। जावा स्क्रिप्ट में होता है ऐसा कि मल्टीपल मेथड्स डॉट लगा लगा कर चला सकते हैं। तो इसी के बीच में, हालांकि एंड वाला मेथड तो हुआ वैसे, इसी के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड और यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है स्टेटस। इसको राउंड ब्रैकेट देते हैं, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ से रिटर्न बैक कराता हूँ क्या, अपना स्टेटस कोड 201, ताकि क्या हो, आपने क्रिएट किया है ना डाटा, तो स्टेटस कोड भी तो सही से मिले। तो ये देखें अब सही है। इस यूआरएल पर पोस्ट के मेथड पर सेंड किया तो क्या लिखा आया, 201 क्रिएटेड, दीज आर टूडेज न्यूज। जो हमने वहां से मैसेज भेजा वही मिला क्या? लेकिन सर ये तो जबरदस्ती हुआ ना। जी, तो एपीआईज जब आप बना रहे होते हैं तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, और इसी चीज़ को आप रेस्ट एपीआई कहते हैं। ओके। रेस्ट एपीआई क्या है? आपके एचटीटीपी को सही तरीके से यूज़ करने का एक यूज़र मैनुअल कह लें, या गाइडलाइन कह लें, या रूल कह लें, जो भी आपको अच्छा लगे वो कह लें। एचटीटीपी मेथड को सही तरीके से यूज़ करने की गाइडलाइन है वो। क्या है वो? रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई कोई चीज़ नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है कि एचटीटीपी को इस तरह यूज़ करो। उसी में स्टेटस कोड को बोला गया कि आप क्या करें, जब पोस्ट के मेथड से डाटा क्रिएट हो रहा है तो स्टेटस कोड क्या देना है आपको, 201। तो मेरा ख्याल है कि आपको एक्सप्रेस जेएस से एपीआई बनाना तो आ गई है। अब जो है, दो हमने देखे हैं।